नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में आज एक बार फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी की। सीएम योगी ने विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है। औरंगजेब गैंग और विदेशी आक्रांताओं को महान बताने वालों को सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों का अपमान अब कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ सियासी बयानबाजी अब देशद्रोह के मुद्दे तक आ गई है। बहराइच पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि ये सबको याद है किस तरह से आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत ये सब स्वीकार नहीं करेगा। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी औरंगजेब को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। एक आक्रमणकारी के रूप में ही भारत में उनका पहचान है और हो सकता है उनके चाहने वाले होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय अध्यात्म को उन्होंने नष्ट करने का काम किया और ये भारत जानता है। सोमनाथ से लेके अयोध्या से लेके काशी मथुरा में सब जगह विध्वंस करके सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की। ऐसे लोग उनको संत नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के डीएनए में सनातन का विरोध करना है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं मेरठ में औरंगजेब और उसके वजीर अबू मोहम्मद खान की कब्र तोड़ने वाले को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। पुरातन विभाग की जो जगह थी उसको वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लेकर जिस तरीके से लोगों ने वहाँ कब्जा किया, अवैध कब्जा कर रखा है, तो उस जो मकबरा है उसको तोड़ने की मांग है। 50 लाख रुपए जो भी तोड़ेगा उसे देंगे। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर जैसे औरंगजेब की कब्र है, उसको कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपए हम हिंदू समाज से इकट्ठा करके देंगे। इन दिनों औरंगजेब और महमूद गजनबी के सेनापति मसूद गाजी पर खूब बयानबाजी हो रही है। जहां संभल में नेजा मेला की अनुमति नहीं मिली तो मसूद गाजी को अचानक सूफी संत बताया जाने लगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया। उन्होंने सालार मसूद गाजी को सूफी संत बता दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मसूद गाजी को सूफी संत बता दिया। एसपी सांसद बर्क ने संभल में नेजा मेला रोकने को गलत बताते हुए संभल एएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने विवादित पोस्ट किया, जिसके बाद सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। एसपी सांसद ने सैयद सालार मसूद गाजी को सूफी संत बता दिया था। साथ ही एएसपी को भी बर्खास्त करने की मांग कर डाली थी। समाजवादी पार्टी सांसद ने अधिकारियों पर संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। एसपी सांसद बर्क के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा पहले वो इतिहास पढ़ें। उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों लोग गाजी सालार को सूफी संत मानते हैं। इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए।
जब इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर ज्ञान की बात करेंगे। अभी बिना पढ़े हुए ज्ञान फैल रहे हैं। इस देश के अंदर चल रही है अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते रहिए। तो क्या आप सूफी संत मानते हैं गाजी को? क्या चीज? गाजी सालार को सूफी संत? मेरे मानने से क्या होता है, लाखों लोग, हजारों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। एसपी सांसद रुचि वीरा ने संभल में नेजा मेला पर रोक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि परंपरागत मेले पर रोक लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि कमेटी के लोगों को बात रखने के हक पर भी रोक लगाई जा रही है। नेजा कमेटी के लोग अगर अपनी बात रखना चाहेंगे तो उन पे इस तरह से 5-5 लाख के मुचलके करना ये बिल्कुल गलत है। सबको अपनी बात कहने का हक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। संभल में नेजा मेले पर रोक को लेकर जारी घमासान पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी दंगा या माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन राज्य के अंदर एक कानून का राज है, किसी को दंगा करने का अनुमति नहीं मिलेगा, किसी को प्रदर्शन उस प्रकार का जिस राज्य का माहौल खराब करें। आज हिंदू हो चाहे मुसलमान, आप देख रहे हैं समय का विकास हो रहा है। मंगलवार को पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां ढाल लगाया जाता था उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया। एसपी ने कहा ये गलत परंपरा थी। गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। कई इतिहासकारों की सालार मसूद गाजी पर अलग अलग राय है। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। 1014 से 1034 तक गजनवी सेना का सेनापति रहा। मसूद गाजी 11वीं शताब्दी में मामा के साथ भारत आया था। भारत में युद्ध के दौरान सालार मसूद गाजी मारा गया था। महाराजा सुहेलदेव ने उसे मारकर युद्ध में विजय पाई थी। 12वीं शताब्दी तक मसूद गाजी को सूफी संत बताने लगे। बहराइच में सालार मसूद की मजार आज भी मौजूद है। सालार मसूद गाजी पर एएसपी ने कहा था कि जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी रैली निकाली तो वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। लुटेरे के नाम पर किसी भी हाल में मेला लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे लेकर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नागपुर हिंसा में साजिश के तार नजर अब आ रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, पर अभी भी हिंसा के असली मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। नागपुर में और दंगे भड़काने के लिए कैसे सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया, और भी कई सवाल हैं जो हिंसा के राज खोल सकते हैं। हिंसा की जांच कितनों पर आंच, आखिर नागपुर हिंसा के कितने हैं किरदार, आइए जानते हैं। नागपुर हिंसा के कितने गुनहगार? दो चेहरे बेनकाब, कितने किरदार? चेहरे, मोहरे और मास्टरमाइंड की गुत्थी। औरंगजेब आलमगीर नागपुर हिंसा में गिरफ्तार 90 आरोपियों में से 2 चेहरे पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस इन्हें मास्टरमाइंड बता रही है। पुलिस की एफआईआर में फहीम खान को मास्टरमाइंड बताया गया, जबकि दूसरे मास्टरमाइंड असीम अली के होने की भी बात सामने आई है। हिंसक भीड़ के हाथों में धारदार हथियार, पेट्रोल बम, एक जगह पर 500 से ज्यादा लोगों का एक साथ जमा हो जाना और अचानक भीड़ का हिंसक हो जाना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या दंगे की साजिश की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या दंगे को लेकर कोई सीक्रेट मीटिंग की गई? 600 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की प्लानिंग कहां तैयार हुई? पुलिस पर हमला करने के लिए पेट्रोल बम कहां से लाए गए? भीड़ के हाथ में हथियार किसने मुहैया करवाए? सवाल ये है कि क्या नागपुर दंगे के लिए किसी ने फंडिंग की? भीड़ को पैसे देकर इकट्ठा किया गया? क्या इस हिंसा के पीछे धर्मगुरु के भाषण का इस्तेमाल हुआ? 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस को हालात काबू करने में काफी वक्त लग गया। हिंसा वाले दिन न सिर्फ पुलिस पर हमले हुए, बल्कि महिला पुलिस कर्मी से छेड़छाड़ की कोशिश भी हुई। आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। और विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के
सामने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान एक कांग्रेस विधायक कुंभकर्ण बने, जिसके बाद बाकी कांग्रेस विधायक शोर मचाकर उसे जगाते हुए नजर भी आए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, हम उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। कभी सांप तो कभी नकाब, कांग्रेस के प्रदर्शन का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। एक बार फिर कांग्रेस ने अलग अंदाज में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के एक विधायक कुंभकर्ण बने, बाकी कांग्रेस विधायक शोर मचाकर उनको जगाते हुए नजर आए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये एक मैसेज देने का कोशिश की गई कि सरकार किस तरीके से कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। एक तरफ घोटाले होते हैं, दूसरी तरफ रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार को नींद से जागना होगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को जगाना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को जगाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश का किसान अपनी एमएसपी के लिए, अपने बीमे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। 29 में से 29 सीटें लेने के बाद और 2/3 बहुमत लेने के बाद ये सरकार किसानों को भूल चुकी है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और वो भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, नर्सिंग का घोटाला, परिवहन का घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, संविदा शिक्षक परेशान, नल जल घोटाला, कई घोटाले हैं। लेकिन सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। कांग्रेस के कुंभकर्ण वाले प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार सोई नहीं है, जाग रही है, जनता के काम लगातार हो रहे हैं। इतनी जागी हुई है, आज मेरे रेवेन्यू विभाग में भी पहले आज तक नहीं हुआ। साइबर तहसील का गठन किया, 93-98% काम किया। किसानों को पैसे दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि के हैं, चाहे मुख्यमंत्री सम्मान निधि का हो। आज इससे 4 बढ़ा दिए, गेहूँ फ्री में दे रहे हैं, वो इससे शादी कर रहे हैं। वो कहाँ की कुंभकर्ण तो उनकी सरकार में थे। कांग्रेस इस बार सड़क से सदन तक सरकार पर हमलावर है। भ्रष्टाचार, रोजगार, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान के नाम पर उबाल है। अदालत में दाखिल दिशा के पिता की अर्जी ने इस पूरे केस को नया सियासी एंगल दे दिया है। अर्जी में उंगलियां सीधे सीधे आदित्य ठाकरे की तरफ उठी तो बवाल महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर शुरू हो गया। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर महाराष्ट्र की सियासत पहले ही काफी कुछ देख चुकी थी और अब सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान के नाम पर भी उबाल आना तय है। अदालत में दाखिल दिशा के पिता की अर्जी ने इस पूरे केस को नया सियासी एंगल दे दिया है। अर्जी में उंगलियां सीधे सीधे आदित्य ठाकरे की तरफ उठी तो बवाल महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर शुरू हो गया। पहले से ही दिशा की मौत में आदित्य का नाम उछालने वाले नितेश राणे तो अब और भी हमलावर हैं। महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में दिशा सालियान की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हुई थी। उस वक्त पुलिस ने मसला खुदकुशी का बताया और परिवार भी तब तफ्तीश से सहमत था। लेकिन अब करीब 5 साल बाद दिशा सालियान के पिता की बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी ने पूरे केस को ही अलग ट्विस्ट दे दिया है, क्योंकि याचिका में दिशा के पिता सतीश सालियान ने
उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, फिल्म अभिनेता सूरज पंचौली के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटी की मौत को मर्डर बताया है और जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। सबसे ज्यादा बवाल इसलिए है क्योंकि नए सिरे से जांच की मांग में नाम आदित्य ठाकरे का जुड़ा है। तभी उद्धव गुट के साथ साथ पूरा महाविकास अघाड़ी टाइमिंग और इरादे दोनों पर सवाल उठा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। दिशा सालियान के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है ये राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। विरोधी याचिका में पॉलिटिकल मोटिव देख रहे हैं, जबकि सरकार इसे एक पिता के इमोशन बता रही है। जो याचिका दर्ज की गई है वो उनका इंटरनल मामला है। उनके पिताजी ने वो याचिका दर्ज की है और उनके घर में जो इंसिडेंट्स घटा था पिछले 2-3 साल पहले, उसके बारे में उन्होंने पिटीशन दाखिल की है। तो उनके ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके घर की व्यक्ति गई है। तो उनके बारे में उनका जो कहना है, उनके जो इमोशंस है, उनके इमोशंस के बारे में बाहर राजनीति करना ही अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र में माहौल पहले से ही गर्म है और अब इसमें दिशा सालियान केस की एंट्री ने सियासत का नया मुद्दा दे दिया है, जिसकी गूंज काफी दूर तक जाने वाली है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। और अब इस फैसले के बाद कई वुमेन एक्टिविस्ट से लेकर महिला नेता तक सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और रेप जैसे मामले में कानून सख्त है, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक ऐसी मामले में टिप्पणी के बाद कई वुमेन एक्टिविस्ट से लेकर सभी पार्टियों की महिला नेता सवाल उठा रही हैं। पहले जानिए क्या है मामला। साल 2021 का मामला। कासगंज में नाबालिग से छेड़छाड़, 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़, 3 लड़कों पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज। निचली अदालत ने रेप की कोशिश में समन जारी किया। आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी दी। दरअसल साल 2021 के एक मामले में जज ने एक 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और पॉक्सो के मामले में यह फैसला सुनाया। जज के फैसले के मुताबिक लड़की के निजी अंगों को छूना, उसके पजामे या लोअर की बेल्ट तोड़ना रेप नहीं है। अब इस टिप्पणी के बाद बीजेपी की राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर जज ही संवेदनशील नहीं होंगे तो महिलाएं और बच्चियां क्या करेंगी। मुझे लगता है जो जजेस हैं वो सेंसिटाइज नहीं है बिल्कुल भी। उनको देखना चाहिए कि लोगों की मंशा क्या है, मंशा पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि रेप होगा तभी होगा। तो मुझे लगता है रेप की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए जजेस को। तो बचाना है ना, विक्टिम को बचाना है, यंग लड़कियों को बचाना है। अगर इस तरह के जजमेंट आएंगी तो महिलाएं और बच्चे जाएंगे कहाँ पे? अगर जजेस ही नहीं सेंसिटाइज होंगे तो हमारी बच्चियों का क्या होगा? इस पे मुझे लगता है NCW को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट एक रिट डालनी चाहिए या PIL डालनी चाहिए लोगों। वहीं इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने टिप्पणी पर हैरानी जताई है। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप और यौन शोषण का मामले का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जबरन भी कपड़े उतरवाए गए हो तो यह हमला या दुर्व्यवहार की बात है।
ये बात किसके गले के नीचे उतर सकती है? मतलब उस 11 साल की बच्ची के बारे में कोई क्या, वो कहां न्याय की उम्मीद लेकर जाए? अगर हमारे कोर्ट अब ये कह देंगे कि ऐसा इतना ग्रूसम जो उसके साथ हुआ, उस बच्ची के पूरे जीवन पर इस बात का असर रहेगा कि कैसे उसके साथ दो लड़कों ने जोर जबरदस्ती करके करने की कोशिश करी, तो क्या जब उसका रेप अगर हो जाता दुर्भाग्यवश, तब हम एक्शन लेते? इस टिप्पणी के बाद सीपीएम नेता और वुमेन एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने भी बयान दिया है। एक सवाल उठता है कि जब दो लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ मतलब गलत तरीके से उसके गुप्तांगों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया, उसका पैजामा उतार दिया और उसको एक ऐसी जगह घसीट के ले गए जहाँ पर उनको लगा कि वो देखे नहीं जाएंगे, तो आखिर उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है। मुझे तो बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि किस तरह के जजेस यहाँ पर बैठे हैं, उनकी इनसेंसिटिविटी और समझ को लेकर मेरे बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि इसी के वजह से इतने सारे आरोपियों की मनोबल बढ़ते हैं। इस जजमेंट का भी यही हाल होने वाला है और इससे कितना आप देखें ना क्राइम बढ़ेगा कि किस तरह की मानसिकता उनकी खुद की है जो उनकी जजमेंट में आ रही है, जबकि कानून पूरा कहता है कि इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर और इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉक्सो, बट उनकी समझ कहती है नहीं है, तो उन्होंने ऐसी जजमेंट दे दी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपियों की याचिका को आशंकित रूप से स्वीकार करते हुए अहम फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों पर पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने बुलडोजर लगाकर अस्थायी मंच, टेंट और किसानों के ठहरने के लिए बनाए गए शेल्टर हटा दिए, जिसके बाद बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प के हालात पैदा हो चुके हैं। ये रिपोर्ट दी। शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन, किसानों के मंच और टेंट हटाए गए, हिरासत में लिए गए कई किसान नेता, पंजाब पुलिस का एक्शन, सियासी टेंशन। पिछले 13 महीने से एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों पर पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने बुलडोजर लगाकर अस्थायी मंच, टेंट और किसानों के ठहरने के लिए बनाए गए शेल्टर हटा दिए, जिसके बाद बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प के हालात पैदा हो गए। शंभू बॉर्डर पर है, बिल्कुल उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। ये वही बैरिकेडिंग है जहां पर हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरा इस रोड को ब्लॉक किया गया है। हालांकि अगर इसकी बैक साइड की अगर हम बात करें, पिछले साइड, तो जो किसान हैं वो करीब 400 दिन से, यानी कि 400 दिन पूरे हो चुके हैं और यहां पर धरना, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, खनौरी बॉर्डर की अगर हम बात करें, हालांकि पुलिस फोर्स आज पूरी तरह से यहां पर सुबह से ही आसपास के एरिया में डिप्लॉय की गई थी और शाम होते ही जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, केंद्र सरकार के साथ मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद से ही पुलिस का एक्शन जरूर देखने को मिला था। जहां पर सबसे बड़े लीडर्स जैसे ही वो चंडीगढ़ से निकलते हैं, पंजाब इंटर होते हैं, जो बड़े लीडर्स हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है। इससे पहले चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बैठक हुई थी। बैठक के बाद किसान नेता शंभू और खनौरी बॉर्डर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पंजाब पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया। शंभू बॉर्डर पे जो काफी देर से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई। और मध्य प्रदेश विधानसभा में होली मिलन समारोह और फाग उत्सव का आयोजन किया गया और इसी मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की। होली मिलन समारोह में राज्य सरकार के मंत्री सहित बीजेपी, कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे।
और इसी दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गाना गाया और पूरे मंत्रिमंडल ने डांस भी किया। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक डांस करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने भी जमकर डांस किया। गाने में कैलाश विजयवर्गीय का मुख्यमंत्री ने भी साथ दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने होली से लेकर देशभक्ति तक के गाने गाए। साथ ही मंच पर विधायकों ने भी गाना गाया। भोपाल की देख रहे हैं, जहां पर फाग उत्सव की धूम देखी गई। विधानसभा में होली का कार्यक्रम रखा गया। सभी जो नेतागण हैं सभी इकट्ठे हुए और दिग्गजों का जमावड़ा एक जगह रहा। सभी होली मनाते हुए गीत गाते नाचते गाते नजर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने खूब गाना गाया। साथ ही साथ उनका साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया और सभी आप नेता भी देख पा रहे होंगे। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय गाना गा रहे हैं तो दूसरी तरफ दूसरे नेता नाच गा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नाचते हुए वो नजर आ रहे हैं। एक तरफ विजयवर्गीय गाना गा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका साथ देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नाचते थिरकते गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से दोनों ही तरफ से आज सभी सियासी दल पहुंचे और सभी ने होली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और ये होली रंगों के साथ साथ फूलों की होली ज्यादा नजर आई, जिसमें लोग गाने गीत और नाच गाना फूलों की वर्षा एक दूसरे पर करते गीत गाते हुए नाचते हुए नजर आए, जिसमें मुख्यमंत्री भी आप देख पा रहे होंगे नाच रहे हैं। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही।